नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कि हैरान करने वाली है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। आज डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे है, जबकि डीजल के दामों में 18वें दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करें तो आज ये बढ़ोतरी नहीं हुई। 17 दिन तक लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन डीजल के दाम में इजाफा हुआ और दिल्ली में ये पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य में डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिक रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में यह अभी फिलहाल काफी सस्ता है। नोएडा में डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत 78 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। कि लॉकडाउन में ऑलरेडी हम लोगों का इनकम सोर्स जीरो, ठीक, उसके प्लस आप लोग इतना जो हाइक कर रहे हैं, तो एक कॉमन आदमी क्या एफोर्ड करेगा? हम लोग खाने पीने की चीज़ों पे अपना पैसा खर्चा करें या अपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करें? जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं से रोजगार तो कहीं आ नहीं रहा है, ठीक, और जो भी हम लोग दुकान भी अपनी खोल रहे हैं तो उस पर भी रोजगार नहीं बढ़ रही है। तो इसमें पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग इतना कहाँ से कर पाएंगे? वैसा तो नहीं होना चाहिए। महामारी को देखते हुए कुछ रुपए तक कम करना चाहिए। उनको एक्साइज ड्यूटी वगैरह को अपने को थोड़ा डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसका तो इफेक्ट ऑलरेडी वाहन वगैरह पे पड़ेगा। जो सामान वगैरह हम मंगाते हैं तो उससे तो हमारा वो भार बढ़ेगा ना, हर सामानें महंगी होंगी। तो लोगों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से काम धंधा पहले से ही चौपट है, रोजगार में उन्हें दिक्कत हो रही है, वेतन कटौती हो रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डीजल के दाम के बढ़ने का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बार बार ये बढ़ोतरी हो रही है? लोग परेशान हैं और इसका असर क्या होगा? क्योंकि डीजल का दाम बढ़ा यानी कि हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। वाकई में आपने कहा, जिस तरह से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो डीजल का दाम बढ़ने का मतलब है जो परिवहन का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। और बहुत सारी जैसे सब्जी मार्केट में ट्रक्स के माध्यम से वहाँ सामान आता है, चाहे सब्जी मार्केट की बात करें या राशन की बात करें, तो इस जो परिवहन के जो ज़्यादातर साधन हैं वो डीजल से चलते हैं, डीजल वाले गाड़ियों से चलते हैं। तो उसके चलते कहीं न कहीं महंगाई पे भी असर पड़ सकता है। और अगर आने वाले वक्त में इस डीजल की कीमत में अगर लगाम नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पे महंगाई पे भी इसका असर पड़ेगा। और जो कई जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, चाहे आप सब्जी की बात कर लें, अनाज की बात कर लें या अन्य दूसरे चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस कि बिल्कुल शंकर, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या करें। एक तरफ तो लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हैं उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। जो नौकरी पेशा भी हैं, कईयों की नौकरी चली गई, तो कईयों के साथ ऐसा है कि उनकी सैलरी में कटौती। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई लगाम नहीं, तो कोई राहत मिलेगी नहीं मिलेगी लोगों को? देखिए, इस मामले पर जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस मामले में हो सकता है कि जल्द ही इस मामले पे थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। लेकिन अगर आर्थिक मुद्दों की अगर बात की जाए तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व में कई जो देश हैं बाकायदा वो इस मसले से प्रभावित हैं। और अगर बात करें अमेरिका की बात कर लें या कुछ दूसरे देशों की बात कर लें, वहाँ पर भी आर्थिक मुद्दों को लेकर काफ़ी परेशानियाँ वहाँ भी देखी जा रही है। तो भारत में भी एक जिस तरह से हालात बने हैं, भारत इस मामलों पर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है आर्थिक मसलों पर जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से यहाँ पर उस पर काम किया जा सके। बिल्कुल शंकर, और लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ ये कहकर कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बाजार तय करता है, ये कहकर इस जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ा जाए, बल्कि उनकी परेशानी, लोगों की परेशानी समझी जाए और इस पर सरकार ध्यान दे, ये लोगों की गुजारिश है। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। वाराणसी की बात कर लेते हैं। वाराणसी में भी आम जनता पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान है, नाराज हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने की अब मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं।
तो एक कटाक्ष राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस सांसद की ओर से केंद्र सरकार पर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनलॉक को लेकर भी निशाना साधा उन्होंने कि इस अनलॉक की वजह से कोरोना महामारी भी अनलॉक हुई है। और दूसरा जो उनका मुद्दा वो पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार 17 दिन तक पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो डीजल के दाम में 18वें दिन भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस भी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। कल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें भी पेट्रोल डीजल के दाम पर मंथन हुआ कि इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा जाए। और यहां पर देखिए राहुल गांधी का ट्वीट लोगों की परेशानी के बीच। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालचाल लिया है। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। सीएम ने फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। कोरोना से पीड़ित हैं नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी, जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। डॉक्टरों को समुचित चिकित्सा के निर्देश दिए गए हैं। तो कल ही खबर आई थी कि नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई और इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फोन पर उनके हालचाल के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और डॉक्टर्स को भी ये समुचित निर्देश दिए गए हैं कि उनके जो चिकित्सा पर खासा ध्यान दिया जाए। नेता विपक्ष जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इस वक्त अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनामिका, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं राम गोविंद चौधरी के स्वास्थ्य को लेकर, और सीएम ने आज फोन पर जानकारी भी ली है। तो फिलहाल अनामिका तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामना की है कि जल्द से जल्द राम गोविंद चौधरी स्वस्थ होकर घर लौटे। इधर लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में विजिलेंस विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की घूसखोरी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विजिलेंस के प्रभारी निदेशक पीवी रामाशास्त्री का बयान सामने आया। सरकारी लोगों की घूसखोरी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, ये भरोसा दिया जा रहा है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, ये भी भरोसा दिया जा रहा है। तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। ये नंबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कोई भी सरकारी विभाग से जुड़ा अधिकारी कर्मचारी, अगर आपको उसकी शिकायत करनी है, खासकर घूसखोरी के मामले में, करप्शन के मामले में, तो आप इस नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और शिकायत कब से कब तक दर्ज कराई जा सकती है, ये जानकारी भी दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। घूसखोरी पर बड़े प्रहार की तैयारी, सतर्कता विभाग ने किया नया हेल्पलाइन नंबर जारी। सतर्कता विभाग के प्रभारी निदेशक पीवी रामाशास्त्री ने बताया 9454401866। इस नंबर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की घूसखोरी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार के भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक अहम कड़ी साबित होगा विजिलेंस विभाग का ये हेल्पलाइन नंबर। कैमरामैन गुलजार के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर रामपुर से बड़ी खबर, जहां पर आजम खां का मीडिया प्रभारी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फसाहत शानू को गिरफ्तार किया है। कई महीने से इसकी तलाश चल रही थी। फसाहत शानू पर मारपीट, लूटपाट के 25 मामले दर्ज हैं। शानू को जिला बदर भी किया जा चुका है और काफी वक्त से इसकी तलाश चल रही थी। अब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। उधर गुजरात के साणंद में भीषण आग लग गई। एक सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री में आग लगी, जिसे बुझाने की कोशिश अब भी चल रही है। कई किलोमीटर तक दिख रही आग की लपटें। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन आग की लपटें और ये देखिए जिस तरह से काला धुआं उठ रहा है, उसे आप देख सकते हैं इस वक्त।
ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सैनिटरी नैपकिन के फैक्ट्री में आग लगी है। काफी देर से ये आग लगी हुई है जिसे बुझाने की कोशिश चल रही है और काफी दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता है। हालांकि अभी काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, जिसकी वजह से आप काला धुआं इस वक्त देख पा रहे हैं। लगातार काला धुआं आसमान की ओर उठता हुआ और आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी चल रही है। उधर मेरठ में देर रात एक हैंडलूम फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हैंडलूम फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ इस हादसे में। घटना परतापुर थाना क्षेत्र के अचरौंडा की है। कासगंज से बड़ी खबर, बारिश के चलते इंटर कॉलेज के गेट की दीवार गिर गई है और इस हादसे में 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। एक घायल हुआ है एक बच्चा। बारिश से बचने के लिए कॉलेज गेट के नीचे दोनों खड़े थे। 18 दिन पहले ही कॉलेज का ये गेट बनकर तैयार हुआ है। सदर इलाके के एसजे इंटर कॉलेज का ये मामला, जहां बारिश से बचने के लिए इंटर कॉलेज की दीवार के सामने 2 बच्चियां खड़ी होती हैं और फिर इस दीवार की ही चपेट में आ जाती हैं। गेट गिर जाता है बारिश के दौरान और इसी में एक बच्ची की मौत हो गई। इधर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट में ही दोबारा अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया। उस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में ही दी जा सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल के पास नहीं भेजने का आदेश दिया था। सहारनपुर के देवबंद इलाके में एक बच्चे समेत 2 लोगों पर हमला करने वाले शख्स को लोगों ने पीट कर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 18 जून की है, जब इसरार नाम के एक शख्स ने पहले एक शख्स को दरांती से वार कर घायल किया। उसके बाद उसने 10 साल के एक बच्चे पर भी हमला किया था। बच्चे को गंभीर रूप से चोट पहुंची थी और इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया। उसकी पिटाई की, लाठी डंडों से उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के साथ ही हमलावर को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हमलावर को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश भी चल रही है। इसरार नामक व्यक्ति को, जिसको कि लोगों के द्वारा जो संघर्ष हुआ था, उसको जो चोटें आई थी, उसको CHC देवबंद भेजा गया और उसके बाद बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भी इसको रेफर किया गया। इसी प्रकार वो छोटा सा बच्चा, वो भी गंभीर रूप से घायल था, गले में दरार लगने से उसको भी जो है इन अस्पतालों में भेजा गया। इसी घटनाक्रम के दौरान इसरार नामक व्यक्ति की मृत्यु जो है चोटों से, जो उसको चोटें आई थी, उससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर मैनपुरी के माधवनगर में आग से झुलसी एक और पीड़ित ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लड़कियां गंभीर रूप से झुलसी हुई हैं, जिनका सैफे मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मंगलवार को दम तोड़ने से पहले पीड़ित का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो आग लगाने वाले 2 लोगों के नाम बता रही है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि एक अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि 17 जून को मुरारी नाम के दबंग ने रंजिश में रामकुमार के घर में आग लगा दी थी। घर में मौजूद 5 लोग झुलस गए थे। ये 14 साल की लड़की है। क्या नाम था? इधर ग्रेटर नोएडा में हिंसक झड़प में कूड़ा डालने को लेकर हिंसक झड़प हुई है। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। इस वक्त सूरजपुर के मुबारकपुर गांव की ये घटना है। इधर एटा के नया गांव इलाके के खरसुलिया में संपर्क मार्ग तोड़ने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। दरअसल ग्रामीणों ने विधायक पर संपर्क मार्ग को जेसीबी से तोड़ने का आरोप लगाया, जिससे गुस्साए ग्रामीण हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई।
उधर जालौन में कुछ युवाओं ने अवैध असलाह के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली, जो वायरल हो रही है। मामला उरई कोतवाली का है, जिसे लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये युवा हथियारों का प्रदर्शन कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इधर मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर अवैध खनन जारी है। माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और बेरोक टोक रेत से भरी गाड़ियां आ जा रही हैं, जिसका संत बाबा रामदास ने एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया है। पाबंदी लगे होने के बावजूद बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से यहां पर खनन जारी है। बाबा रामदास ने अवैध खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली है। इधर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल में इसे ले जाया गया। मुठभेड़ भौरा खुर्द चौराहे पर हुई, जहां कार सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान इरशाद उर्फ काला के रूप में हुई है, जिस पर यूपी और उत्तराखंड में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फरार बदमाश की तलाश चल रही है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव महिला अस्पताल से फरार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महिला परिजनों के साथ यहां पर अस्पताल आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने की सूचना पर महिला देर रात फरार हो गई। नागफनी थाना क्षेत्र के नवाबपुरा की रहने वाली है ये महिला। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को जानकारी दे दी है। खबर कानपुर से, जहां संवासनिक गृह में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब वाराणसी में भी संवासनिक गृह का आला अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू किया, जिसके बाद यहां पर महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, तो थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। इस संवासनिक गृह की क्षमता 100 महिलाओं को रखने की है, जबकि यहां इस वक्त 52 महिलाएं रह रही हैं। कासगंज रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जहां कासगंज में भट्टा मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा था। इस दौरान मजदूर एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। 1308 भट्टा मजदूरों को ट्रेन के जरिए बिहार भेजा जा रहा था। उधर शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव लखन प्रताप सिंह जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हैं। पिछले 91 दिनों से लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें उन तक पहुंचा रहे हैं। जिले में दूसरे राज्यों से आए हजारों प्रवासियों की भी मदद कर रहे हैं। उसको जहां से हमको सूचना मिलती है, गांव चिन्हित कर लेते हैं जो उस टाइप के गरीब परिवार हैं, चाहे सिटी में या पूरे जनपद में कहीं भी, वहां हम लोग हर तरीके से जो संभव से संभव उनको मदद दे सकते हैं बराबर। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और झमाझम बारिश हर तरफ हो रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से बारिश होगी। तेज बारिश होगी, कई जगहों पर तो 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जाएगी। इधर इटावा जिले में मानसून की पहली बारिश कोरोना संक्रमित मरीजों पर भारी पड़ रही है। बारिश की वजह से रेलवे अंडर ब्रिज पर 5 कोरोना संक्रमितों की एम्बुलेंस अंडर ब्रिज में भरे पानी में बुरी तरह से फंस गई। करीब 1 घंटे तक ये एम्बुलेंस यहीं पर फंसी रही। जेसीबी मशीन के सहारे एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया, तब जाकर मरीजों को दूसरी एम्बुलेंस से कोविड हॉस्पिटल भेजा गया। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से और सीधे लिए चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं मॉस्को की, जहां पर विक्ट्री डे परेड इस वक्त परेड का आयोजन चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे हैं। भारतीय सेना भी इस परेड का हिस्सा है। आपको बता दें कि 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है रूस में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 9 मई को नहीं मनाकर आज मनाया जा रहा है। और इस परेड में शामिल होने के लिए विशेष मेहमान के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। भारतीय सेना के भी तीनों अंग के सिपाही यहां पर मौजूद हैं, सैनिक मौजूद हैं। 75 सदस्यीय एक दल भारतीय सेना का यहां पर मौजूद है, इस परेड का हिस्सा बना है। तो
विजय परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सैनिकों का एक दल हिस्सा लेने पहुंचा है और ये शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं परेड की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। ये परेड करीब 90 मिनट तक चलती है। हालांकि परेड में भारत के साथ ही चीन की सेना भी मौजूद है और मार्च का हिस्सा। इसी बीच भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया है। खासकर गांधी परिवार को उन्होंने निशाने पर लिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि एक परिवार की गलती की वजह से देश को हजारों स्क्वायर किलोमीटर की अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। सियाचिन एक तरह से हाथ से जा चुकी थी। जेपी नड्डा ने कहा कि हालांकि देश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नकार दिया गया परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। आज पूरा देश एकजुट है और हमारे सेना का साथ दे रहे हैं तमाम लोग। आज का वक्त एकता का वक्त है। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को सवाल करने का पूरा अधिकार है। पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में देखा गया कि अधिकतर पार्टियों ने सरकार के फैसले का साथ दिया, कई सुझाव भी दिए, लेकिन एक परिवार की मंशा कुछ अलग लगातार नजर आ रही थी। इस परिवार को ये भ्रम है कि एक परिवार पूरा विपक्ष है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।